हम बात करेंगे 5G के बारे में। 5G के बारे में बात करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग की कुछ कंसेप्ट हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब 4 साल की इंजीनियरिंग तुम्हें 10 मिनट की वीडियो में तुम्हें करवा नहीं सकता, बट कोशिश करूँगा कि अपनी बातों को सिंपल टर्म्स में समझा सकूँ। 5G पे जाने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तुम्हारे फ़ोन पे जो भी कॉल, SMS, MMS या इंटरनेट आता है वो बेसिकली तुम्हारे फ़ोन से सर्वर के बीच का सफ़र ट्रैवल करके आता है। मुझे पता है तुम्हें लेना देना बस स्पीड के साथ है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और तुम्हारे पास एक कार है, वो तुम उस जगह पे कितनी जल्दी पहुँचते हो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारी कार कैसी है तो वो होगा तुम्हारे फ़ोन का हार्डवेयर या वाईफाई का हार्डवेयर। तुम किस रोड पर चला रहे हो, मतलब 2G, 3G, 5G, या मतलब ओवरऑल जो तुम्हारा नेटवर्क प्रोवाइडर है वो कौन सा हार्डवेयर यूज़ करता है। उस रोड पे एक वक्त में कितनी कार्स आ सकती हैं, 2 वे है, 1 वे है, 4 लेन, 8 लेन हाईवे है, क्या है, तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। उस रोड पर ट्रैफिक कितना है, जिसको हम ट्रैफिक ही कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, एक है बैंडविड्थ और दूसरा है मल्टीपल एक्सेस, जो कि बेसिकली होता है एक वक्त में कितने लोग उस रोड पर चल सकते हैं। 5G पर जाने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी उसके पहले क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास था 1G, जो कि काफ़ी बेसिक था और उसके बारे में तुम्हें भूल जाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आया 2G। 2G में हमारे पास पहली बार आया CDMA में, जिसका मतलब कि जिस रोड पे तुम जा रहे हो उस पर मल्टीपल लोग चल सकते हैं। हर कोई जो चल रहा है उसके पास एक यूनिक कोड होगा जो उसको आइडेंटिफाई करेगा, तो जब वो रिसीव होगा तो उस यूनिक कोड से आइडेंटिफाई होगा। और 2G में पहली बार डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ हुआ था, उससे पहले हम लोग एनालॉग सिग्नल्स यूज़ कर रहे थे। एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में अगर डिफरेंस जानना है, डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, मतलब 0101 ऑफ ऑन पे चलते हैं वो। उसके बाद हम लोग आए 3G पे। 3G से हमने डेटा स्पीड्स पर काम करना शुरू किया। 3G में हमने CDMA 2000, WCDMA, UMTS जैसी टेक्निक्स को यूज़ किया। क्या है वो तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखना है कि CDMA को इम्प्रूव करके CDMA 2000 आया, मतलब बेटर वर्जन था, स्पीड बेटर थी, उसका कॉस्ट बहुत कम हो गया था। और 3G जब आया था तुम्हें याद है कि तुम अपनी वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते थे। 2G पे वो इतना पॉसिबल नहीं होता था। उसके बाद बात धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग शुरू होना तब हुई जब 4G की बात आई। 4G में हमने यूज़ किया OFDMA। अब OFDMA का मतलब होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें कई सारे टर्म्स हैं, जैसे ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्रीज पर, FDMA का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वो जो रोड है उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे CDMA में हमने कोड के हिसाब से डिवाइड किया था, TDMA एक चीज़ होती है जिसमें हम टाइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है जो हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट का वो तुम सिग्नल देखते हो ऊपर नीचे, तो मतलब सेड सेकंड में या सेड टाइम ड्यूरेशन में एक बार वो कितनी बार ऑसिलेट करता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो वेव है, हर वेव की इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। वो ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे होंगे, तो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कम होती है और एक पर्टिकुलर पाथवे पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा सिग्नल्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये होता है OFD में। इसके बाद भी 4G में उतनी स्पीड नहीं आ रही थी जितनी एक्सपेक्टेड थी, जितना सेट स्टैंडर्ड था। तो OFDMA को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें ले आए LTE। LTE का मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, बहुत ही फैंसी टर्म है ये कहने के लिए कि हम धीरे धीरे किसी चीज़ को इम्प्रूव करेंगे ओवर द टाइम, जो कि इसलिए कहा गया क्योंकि 4G का जो भी सेट स्टैंडर्ड था उस स्पीड्स तक हम नहीं आ पा रहे थे। 4G फॉर योर इन्फॉर्मेशन 2008 में उसके स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए थे, बट हमारे पास आने में उसको 8 साल 9 साल लग गए। तो LTE के काफ़ी सारे टाइप्स, सबसे फेमस वाला LTE है वो हम जानते हैं VoLTE के नाम से, मतलब वॉइस ओवर LTE। जय जियो। वॉइस ओवर LTE का मतलब वॉइस डाटा को भी हम एज डेटा भेजते हैं, मतलब जो इंटरनेट डेटा होता है वॉइस डेटा को भी हम वैसे भेजते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट है वो काफ़ी गिर जाता है। तभी जियो हमें फ्री कॉल्स ऑफर कर पा रहा है क्योंकि वो VoLTE का यूज़ करता है। तो इस तरीके से हमने 4G तक अपना सफ़र किया। राइट, काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स काफ़ी ज़रूरी हैं अब जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे 5G। 5G बेसिकली है OFDMA प्लस वाईफाई 6 प्लस LTE प्लस NR बेस्ड टेक्नोलॉजी। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं
तो तुम्हें अगर 20 GB की स्पीड चाहिए तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ कंबाइन करके यूज़ करनी पड़ती हैं। सिंपल टर्म्स में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास 4G तक था उसको और एडवांस करेंगे, मतलब OFDM में तो 4G से ही हमने लिया, बस उसको और बेटर कर दिया वाईफाई 6 के हार्डवेयर के साथ। उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं न्यू रेडियो वेव्स बेस्ड LTE। न्यू रेडियो वेव्स मतलब NR बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो कि ज़्यादा फास्टर है और स्पीड ज़्यादा है, लेटेंसी कम है। लेटेंसी का मतलब जब तुम व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को हेलो बोलते हो और 2 सेकंड बाद वो हेलो उसको पहुंचता है तो उसको कहते हैं लेटेंसी। मतलब लैग, मतलब कितना टाइम लगता है एक कहीं डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में। अब वो तुम्हारी वीडियो कॉल पे लेटेंसी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम्हारा हेलो 1 सेकंड बाद पहुंच रहा है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 0.5 सेकंड बाद पहुंचेगा तो तुम्हें फ़र्क पता भी नहीं चल रहा होगा। बट अगर कोई, जैसे सपोज़ करो अगर किसी हॉस्पिटल में एक रोबोट को रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब कोई दूसरी कंट्री में बैठ के किसी दूसरी लोकेशन पे किसी रोबोट को यूज़ कर रहा है ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पे लेटेंसी बहुत ही बड़ा डिफरेंस लेके आती है। वहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स की लेटेंसी भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो 5G में बेसिक एम था कि लेटेंसी को कम से कम किया जाए, जिसके लिए NR का यूज़ किया गया। अब क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रम एक चीज़ होती है। स्पेक्ट्रम का मतलब कि जो हमारी वेव्स हैं, बेसिकली हर इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी वो वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो सिग्नल्स हैं, वो किस वेवलेंथ पे या किस फ्रीक्वेंसी के या लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड में कैटेगराइज किए जाते हैं। लो बैंड मतलब 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे, मिड बैंड मतलब 1 गीगाहर्ट्ज़ लेके 6 गीगाहर्ट्ज़ तक, और उससे ऊपर वाले सारे हाई बैंड में आते हैं। तो अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है वो मिड बैंड या लो बैंड पे काम करती हैं। 5G में पहली बार हम लोग तीनों बैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हर बैंड का अपना एक यूज़ और अपना एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि लो बैंड जो होता है उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ही फार रीचिंग है, मतलब लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन में बहुत ही सही रहता है। वॉल्स के थ्रू जा सकता है, बट उसमें क्या है, लेटेंसी बहुत ज़्यादा है और स्पीड बहुत कम है। ठीक। हाई बैंड में क्या है कि वो वॉल्स के थ्रू जाने में उसको प्रॉब्लम है, बिल्डिंग्स वगैरह की वॉल्स के थ्रू जाएगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम उसको भेजने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे लेटेंसी क्रिएट होती है। हाई बैंड पे बहुत ज़्यादा स्पीड आएगी, बट तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फिर दोबारा फाइबर में डाल के उसको रिले करना पड़ेगा, मतलब रिपीट करना पड़ेगा, फिर दोबारा टावर से रिले करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इस सब को फिगर आउट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इसीलिए हमें 5G मिलने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कम्प्लेक्स है। एक्सपेक्टेड स्पीड जो बताते हैं वो 20 Gbps बताते हैं, मतलब 20 GB पर सेकेंड। एक्चुअल में 200 Mbps तक भी पहुंचना हमारे लिए काफ़ी ही मुश्किल है। कंपनीज़ क्या कर रही हैं, फ़ोन और वाईफाई मॉडेम्स लाना शुरू कर रही है हमारे पास, बट उसका कोई मतलब नहीं। अगर तुम लैम्बोर्गिनी ले लोगे और इंडिया के रोड पे चलाओगे तो स्पीड ब्रेकर पे तो फंसोगे ही। तो हार्डवेयर के साथ साथ जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें काफ़ी ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी। और क्योंकि ये एक नेशन वाइड प्रोसेस है तो गवर्नमेंट अप्रूवल्स और वो सब कुछ बहुत लंबा प्रोसेस है। चलो ये तो होगी टेक्निकल बातें। एक्चुअल में बेनिफिट क्या है 5G का, कि क्यों लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्यों कंपनीज इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहला तो है स्पीड। स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब 20 Gbps कहने को बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है, और एवरेज स्पीड अगर 20 Gbps उनकी मैक्सिमम बता रहे हैं, वो एवरेज पे 1 Gbps बता रहे हैं। और अगर 1 Gbps पे नहीं 200 Mbps में मिल जाए तो भाई बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा है IoT। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर तुम्हें नहीं पता तो जो तुम्हारा घर है, अगर उसमें सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे, जैसे तुम्हारा फ्रिज, AC, लाइट्स, फ़ैन, फ़ोन, सब कुछ एक इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपस में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गूगल या अमेज़ॉन के जो होम प्रोडक्ट्स हैं या जो स्मार्ट होम्स कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी स्पीड काफ़ी सही हो जाएगी। उसके बाद आजकल हर कंपनी ऐसे सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रही है जो इंटरनेट बेस्ड हो, मतलब जिनके मॉडल, जिनकी टेक्नोलॉजी इंटरनेट से चलती है। जैसे ड्राइवरलेस कार्स हैं, हर सेकंड 1 GB से भी ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं। उनके पास इतने सेंसर्स हैं, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस डेटा को हैंडल करने के लिए, उस डेटा से रिजल्ट्स निकालने के लिए तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा सही अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो ड्राइवरलेस कार्स में इम्प्लीमेंट होगा। फिर AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि मेडिसिन रिसर्च हो गया या किसी भी तरीके की रिसर्च होगी, वहाँ पे 5G काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI में क्या है, बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत जल्दी प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे 5G का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग तो है ही। अब गेमिंग में हम लोग, जैसे PUBG अगर पॉसिबल है तो सिर्फ 4G की वजह से पॉसिबल है, बट गेमिंग का भी नेक्स्ट लेवल है, जैसे VR है, AR है, MR है, XR है। तो जैसे
ऑकुलस ग्लासेस हैं, गूगल लेंसेज हैं, या जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन गेमिंग को पॉसिबल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए, जो कि 5G के साथ ही पॉसिबल है। ये तो होगी सारी पॉजिटिव बातें। 5G के रिलेटेड एक काफ़ी ही स्केप्टिकल है दुनिया, काफ़ी नेगेटिव थाट्स हैं 5G को लेके, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5G बेसिकली लोगों का कहना है कि 5G में बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं जो तुम्हारी बॉडी के DNA को ऑल्टर कर सकती हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं। और अभी रिसेंट र्यूमर ये है कि 5G कोविड-19 भी कॉज कर सकता है, और कोविड-19 उसी की वजह से स्टार्ट हुआ है। हालांकि जो कंपनीज़ हैं जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये बिल्कुल ही झूठ है, बट वो तो ये कहेंगी। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स भी कहते हैं कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई भी नया टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले उसकी काफ़ी रिगरस टेस्टिंग होती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, उसके अप्रूवल के बाद ही कोई भी टेक्नोलॉजी एक्चुअल यूज़ में आती है। बट स्टिल व्हाट्सएप का फॉरवर्ड में ज़्यादा पावर है किसी भी रिसर्चर या किसी भी साइंटिस्ट की कही बात से। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि कब आएगा, तो इंडिया में तो भी बहुत टाइम है, मतलब अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है US, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो इंडिया में आने में तो कम से कम 5 to 6, 7, 8 ईयर्स लग सकते हैं। जल्दी भी आ सकता है, प्रभु कहेंगे तो, प्रभु का मन हुआ तो ले आएंगे। आई होप तुम सबको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी तुम्हें रिचुअल पता ही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1।